देखिए एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे भारतीय नौसेना के पराक्रम की कहानियों में जुड़ी एक नई कहानी से। दरअसल कल का दिन काफी खास था क्योंकि कल एक हाई वोल्टेज ड्रामा था जो काफी लंबे समय तक चला और भारतीय नौसेना ने इस ड्रामे का अंत किया। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आती है कि एक वेसल जिसका नाम एमवी लीरा नॉरफॉक है उसे सोमालियन कोस्ट के पास हाईजैक कर लिया जाता है सोमालियन पायरेट्स के द्वारा और ये इन्फॉर्मेशन भारतीय नौसेना तक पहुंचती है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि उस शिप में 21 क्रू मेंबर्स हैं जिसमें से 15 इंडियन नेशनल्स हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन भारतीय नौसेना तक पहुंचती है तो भारतीय नौसेना बिना देरी किए अपने जो कॉम्बैट शिप्स हैं इनको तुरंत उस दिशा में भेजती है ताकि रेस्क्यू मिशन की शुरुआत करी जाए। और भारतीय नौसेना का ये जो पूरा का पूरा रिस्पांस था ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट था जिसके चलते ये जो हाईजैकिंग मिशन है इसको पूरी तरीके से विफल कर दिया गया। आपको हम बता दें कि 21 क्रू मेंबर्स में से 15 इंडियन थे और उसको बचाने के लिए भारतीय नौसेना की आईएनएस चेन्नई को उधर भेजा गया जहां पर जो मरीन कमांडोज हैं यानी मॉर्कोज हैं उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और कम से कम समय में ये जो शिप है इसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया और जो हमारे जितने भी क्रू मेंबर्स थे इस शिप में उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि जब शिप के हाईजैक होने की खबरें सामने आई तो उसके बाद भारतीय नौसेना का एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट उसी इलाके में उड़ान भर रहा था और उसने पायरेट्स को लगातार वार्निंग दी जिसके बाद ये कहा जाता है कि डर के कारण जो पायरेट्स थे उन्होंने ऑलरेडी शिप को छोड़ करके जाना उचित समझा और उन्होंने शिप को छोड़ दिया क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब मरीन कमांडोज डेक बाय डेक नीचे पहुंचे तो उन्हें कोई भी हाईजैकर नहीं मिला, यानी कोई भी ऐसा कह सकते हैं पायरेट नहीं मिला जो उन पे जिस पे शक किया जा सके। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से जो इन्फॉर्मेशन है या जो वार्निंग है वो भेजी गई तो उसके बाद डर के कारण जो हाईजैकर्स थे वो ऑलरेडी शिप से बाहर चले गए थे और इस प्रकार से भारतीय नौसेना ने शिप पे जो दोबारा कंट्रोल है वो प्राप्त कर लिया। खैर इसमें आईएनएस चेन्नई की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आईएनएस चेन्नई सबसे पहले वहां पर पहुंची और उसके बाद मरीन कमांडोज ने आगे की जो जिम्मेदारी है वो संभाली। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना की जो कमांडो फोर्स है इसको क्यों इतना खतरनाक कहा जाता है और क्यों भारतीय नौसेना से जो पायरेट्स हैं वो इतना ज़्यादा खौफ खाते हैं और उसका कल जीता जागता प्रमाण हम सब ने देखा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर के आ रही है। भारतीय वायुसेना जो अपने अदम्य साहस और पराक्रम के लिए जानी जाती है और आज तक जितने भी युद्ध हुए भारतीय वायुसेना ने वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए और उन जो युद्ध हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे जुड़ी जो कहानियां हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास भारतीय वायुसेना के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और आप सबने हाल ही में सुना होगा प्रोजेक्ट मारुत के बारे में। दरअसल ये भारतीय वायुसेना का एक प्रोजेक्ट है जहां पर भारतीय वायुसेना का प्रयास ये है कि भारतीय वायुसेना से जुड़े जितने भी इतिहास हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब को अब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए ताकि उनको खराब होने से बचाया जा सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे समय तक जो पेपर्स हैं उनको संरक्षित करना थोड़ा मुश्किल होता है और ऐसे में भारतीय वायुसेना यहाँ पर एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठा रही है जहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज किया जाएगा ताकि आगे चल के जो रिसर्च और अध्ययन का कार्य है वो इनसे होता रहे। यानी जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये रिसर्च और अध्ययन के लिए प्रोवाइड किए जाते रहेंगे और ये पूरा का पूरा जो काम है भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रोजेक्ट मारुत के अंतर्गत किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट मारुत है ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा जहां पर भारतीय वायुसेना अपना जितना भी इतिहास है जितना भी भारतीय वायुसेना का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहा है अभी तक जितने भी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स रही हैं या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रही हैं इन सब का जो एक डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करेगी और उन्हें आर्काइव करके रखा जाएगा जिसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले भविष्य में अगर अध्ययन के लिए किसी को ये डेटा चाहिए होगा तो ये काफ़ी सुगम होगा उनको प्राप्त करना। और भारतीय वायुसेना के इस कदम की जो तारीफ है ये भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी रहे हैं पूर्व जो भारतीय वायुसेना से जुड़े हमारे सैनिक रहे हैं उन्होंने भी करी है। उनका ये कहना है कि इस कदम से हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो हमेशा संरक्षित रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे अदम्य साहस के बारे में निरंतर पता चलता रहेगा। हालांकि भारतीय वायुसेना ने यह अनाउंस कर दिया है कि प्रोजेक्ट मारुत पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा है और जो भी उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट मारुत का वो पूरा किया जा चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आ रही है। दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से दो बड़ी अपडेट सामने रखी गई हैं जो कि टैंक इंजन्स को लेकर के हैं। हम सब जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय भरसक प्रयास में है कि जितने अधिक से अधिक इंजन्स हैं जो हमारे कॉम्बैट व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका निर्माण भारत में किया जाए। और इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह कंफर्म किया जा चुका है कि उन्होंने 1500 हॉर्स पावर का एक टैंक इंजन, जिसको हम डेट्रन 1500 के नाम से जानेंगे, उसका टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। इस इंजन का इस्तेमाल हमारे फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक यानी फ्यूचर मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट में किया जाएगा। इसके अलावा ये जो इंजन है, ये मौजूदा T-72 और T-90 भीष्म जैसे जो हमारे टैंक हैं, इनमें जो पुराने इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं उनको भी रिप्लेस करेगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो इंजन का अभी तक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर लिया गया है। हालांकि अभी कुछ और टेस्ट किए जाने हैं, उसके बाद ये जो इंजन है ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेगा। ये जो इंजन है बेसिकली भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का और डीआरडीओ के सहयोग का एक रिजल्ट है, जहां पर इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और इंजन टेस्ट किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दरअसल डीआरडीओ की जो कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको हम सीवीआरडीई के नाम से जानते हैं, इन्होंने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर के एक और नए इंजन को टेस्ट किया है, जो कि 600 हॉर्स पावर का एक इंजन है, जिसका इस्तेमाल हमारे जो फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं इनमें किया जाएगा। दरअसल इस इंजन ने अपनी 100 घंटे की जो टेस्टिंग है इसको पूरा कर लिया है और अभी तक सब कुछ सामान्य है। आने वाले समय में ये भारतीय थल सेना के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस इंजन को सीवीआरडीई के द्वारा डिजाइन किया गया है और ये इंजन अपने कॉम्पैक्टनेस, एफिशिएंसी और लाइट वेट के लिए जाना जाता है और इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आने वाले भविष्य के जो हमारे फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हैं उनकी रिक्वायरमेंट को भली भांति पूरा करने में सक्षम भी है। और अगली बड़ी अपडेट कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कावेरी इंजन प्रोग्राम इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का एक प्राथमिक प्रोजेक्ट है, जिसका इस्तेमाल आने वाले भविष्य में हमें घातक अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी दूसरे अनमैन एयर व्हीकल प्रोग्राम है जिसमें ड्राई कावेरी इंजन इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसको लेकर के अब एक और नई रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि फिलहाल तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का ध्यान इस तरफ है कि जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है कावेरी इंजन को लेकर के, इसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। और एक बार जैसे सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके तुरंत बाद आगे की जो कार्यवाही होगी वो एक आफ्टर बर्नर सेक्शन को विकसित करने की होगी, जहां पर आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ इसके थ्रस्ट को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि मौजूदा जो ड्राई कावेरी इंजन है इसमें आफ्टर बर्नर मॉड्यूल लगने के बाद यह तकरीबन 73 से 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन रिपोर्ट्स में यह भी इशारा किया जा रहा है कि एक नए सिरे से इंजन का निर्माण किया जाएगा, जो कि विद थ्रस्ट के बाद तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और यदि ऐसा हुआ तो आने वाले भविष्य में हमें जो स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो गए, इसमें कावेरी इंजन ही देखने को मिलेगा। यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि हम इस प्रोग्राम में हार नहीं मानेंगे, क्योंकि बीतते समय के साथ हमने बहुत सारी समस्याओं को रेक्टिफाई किया है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका हमने यहाँ पर समाधान निकाला है, हमने इसकी परफॉर्मेंस को स्टेबल किया है और हमें इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये जो कार्य है ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा और हम एक स्वदेशी इंजन बनाने में पूर्णतया सक्षम रहेंगे। आपको हम बता दें कि गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट इस समय कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है जिनको विकसित करने पर भी काम कर रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में अभी कोई टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। इन सारी समस्याओं से जूझते हुए भी डीटीआरई इस प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ा रही है, जो कि काबिले तारीफ है और हमें इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि इस एक दशक के अंदर अंदर ये जो इंजन है ये बन के तैयार भी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।